Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we will discuss about Ohm's law, and this is we are studying about chapter 12 current electricity for class 10th. According to Ohm's law, this was established by a German physicist who was George Simon Ohm, who established in 1827 this Ohm's law. According to him, at constant temperature, pressure and strain, electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. That means ये क्या कहना चाह रहे हैं according to Ohm's law कि टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन कांस्टेंट रखने पर करंट जब भी फ्लो होगा किसी कंडक्टर से तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के. दैट मीन्स I विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. दैट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. यही Ohm's लॉ स्टेट करता है. ठीक है. इफ I हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, V पोटेंशियल डिफरेंस और R रेजिस्टेंस को लेके चलते हैं तो V अपॉन I जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. यहाँ पे हमने कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराया है R यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस, V अपॉन I हो जाएगा R और V इज इक्वल टू IR. ठीक है. दिस इज Ohm's लॉ. यही जो है हमारे पास Ohm's लॉ कहलाता है. अब इसमें हम एक चीज और लिख सकते हैं. यहाँ से हम R भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स रेजिस्टेंस. यहाँ से हम करंट भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स करंट. I भी निकाल सकते हैं. यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स V. इसी से हम दैट मीन्स रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस को उधर रखो, V अपॉन I हो जाएगा. ठीक है ना. दिस इज फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस. इसी से हम करंट भी निकाल सकते हैं, I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R. दूसरा फॉर्मूला हो गया. और पोटेंशियल तो हमने इसमें निकाल ही दिया. ये तीसरा फॉर्मूला हो गया. 1, 2 एंड 3 ये तीनों सेम ही हैं. तीनों जो हमने रीअरेंज करके लिखे हुए हैं. अब अकॉर्डिंग टू Ohm's लॉ, जब ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये कांस्टेंट रखने पर प्रेशर, टेम्परेचर और स्ट्रेन क्या एक्चुअल में करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा या नहीं. उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया. सो एट सम प्रॉपर पोजीशंस उन्होंने करंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस की पोजीशन को मेजर किया. तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक करंट का तो वो एक स्ट्रेट लाइन आई. ठीक है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. इसको हम ड्रॉ करते हैं अभी. सो नेक्स्ट जो है उन्होंने क्या किया, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस से ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आया. स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. दैट मीन्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ठीक है. ये कंडीशन आ गई. सो दिस वाज द प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ दिस Ohm's लॉ. नेक्स्ट इसमें हमारे पास डिफाइन करने को आ जाता है. डिफाइन 1 ओम. डिफाइन करो 1 ओम को. ठीक है. ये डेफिनेशन 1 नंबर में पूछ ली जाती है कई बार. तो इसको कैसे डिफाइन करें. डिफाइन करने के लिए हमें ओम देखना है पहले किसकी यूनिट है. ओम होती है रेजिस्टेंस की. ठीक है. रेजिस्टेंस जिसका हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है R इज इक्वल टू V अपॉन I, उसको लिख लेंगे यहाँ पे. दैट मीन्स R इज इक्वल टू V अपॉन I. V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है यहाँ पर, करंट. ठीक है. सो इसको यूनिट्स लिख लेंगे इसकी. रेजिस्टेंस की यूनिट्स होती हैं ओम. ओम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ही होता है ओम का. ठीक है. इज इक्वल टू पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट अपॉन करंट की यूनिट होती है एम्पियर. तो अभी ध्यान से देखिए जरा, हमें क्या पूछ रहा है, डिफाइन 1 ओम. 1 ओम को डिफाइन करना है. अगर हमें इसको 1 बनाना है, इसको मान लो 1 बनाना है, हमने इस क्वांटिटी को 1 बनाना है तो वो दोनों क्वांटिटी जो इसके इक्वल में पड़ी वो 1 होनी चाहिए. दैट शुड बी 1, तभी ये 1 बन पाएगा. दैट मीन्स 1 ही वोल्ट होना चाहिए और 1 ही एम्पियर होना चाहिए. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is 1 volt and current flowing through it is 1 ampere, then the resistance will be 1 ohm. ठीक है ना. इसको हम लिख देते हैं कि when potential difference
potential difference through a conductor is 1 volt and current flowing through it, जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें से, करंट flowing through it is 1 ampere, then resistance will be 1 ohm. रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तब? 1 ओम हो जाएगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम. डिफाइन करना अगर हमें 1 ओम को, फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा और साथ साथ डेफिनेशन भी. Now we will discuss about factors on which resistance of a conductor depends. यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का डिपेंड कर सकता है. क्या रेजिस्टेंस कभी बढ़ भी सकता है, क्या रेजिस्टेंस कभी डिक्रीज भी हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस कांस्टेंट भी रह सकता है. तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे. उससे पहले हम जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस आता कहाँ से है. ठीक है, रेजिस्टेंस होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस. एक कंडक्टर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है. कंडक्टर मीन्स विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना, कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास हो जाते हैं. उसके साथ एक हमने एक बैटरी लगा दी है, साथ ही साथ हमने की लगाई हुई है. बैटरी को जैसे ही की का जो स्विच है वो ऑन करते हैं बैटरी लगाते ही, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ठीक है, अब एक कंडक्टर के अंदर सिर्फ 2-4 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते, मतलब ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. तो ऐसे लाखों इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के अंदर हैं. जैसे हमने बैटरी लगाई वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर गए. मान लेते हैं डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं. अब जब लाखों इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के अंदर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉसिबल है कि सभी के सभी एक ही स्पीड से नहीं चल पाएंगे. किसी की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, किसी की स्पीड इंक्रीज होगी, किसी की स्पीड कांस्टेंट, कुछ रुक भी जाएंगे. क्योंकि जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं प्ले ग्राउंड का, 400 मीटर का मान लेते हैं प्ले ग्राउंड है, उसमें हम रेस लगवाना चाहते हैं 500 पार्टिसिपेंट्स की. तो 500 पार्टिसिपेंट्स में से पॉसिबल है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स गिर भी सकते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स स्लो हो सकते हैं उनकी स्पीड, कुछ पार्टिसिपेंट्स फास्ट मूव करेंगे. दैट मीन्स सबको जो है हम इक्वल नहीं लेके चल सकते, है ना. तो यानी एक रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी हुई, उसके अंदर ही बनने वाली प्रॉपर्टी है. कब? जब हम उसमें से करंट को फ्लो कराते हैं, यानी कि जब बैटरी कनेक्ट करते हैं. दैट मीन्स वो रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्ट करना, यानी रोकना. किस चीज़ को रोकना? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को. कौन रोक रहा है? खुद इलेक्ट्रॉन्स ही रोक रहे हैं. कैसे? कि जब लाखों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कर रहे हैं तब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा. ठीक है, दूसरा तीसरे से टकराएगा. ऐसे कोलिजन्स होती चली जाएंगी और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड स्लो हो जाएगी. तो इसीलिए रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस is the inherent property of a conductor which opposes the flow of electric current. यानी जितने स्लो होंगे इलेक्ट्रॉन्स उतने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो स्लो होगा. ठीक है ना, दैट मीन्स करंट की स्पीड कम हो जाएगी. दैट मीन्स अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो वो बढ़ा भी सकते हैं हम किसी कंडक्टर में, और घटाना है तो वो घटा भी सकते हैं. ये कैसे? ये डिपेंड करता है कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर. ठीक है ना, कंडक्टर हम ऐसा लेंगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो हों, उनको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, जो कि ज़्यादा इजीली कंडक्ट करे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. ठीक है ना, करंट बढ़ जाएगा. कैसे? हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, V = IR ओम्स लॉ से. ठीक है, अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो करंट डिक्रीज, यहीं से पता चल जाएगा हमें. रेजिस्टेंस R = V/I. दैट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I. जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते चले जाएंगे रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा. करंट कब बढ़ेगा? जब कंडक्टर एक अच्छी क्वालिटी का होगा. उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी कि रेजिस्टेंस के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को. ठीक है ना, तो सबसे पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. कोई कंडक्टर हमने लिया हुआ है जिसकी लेंथ L है, तो उसका रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. दैट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतनी ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता चला जाएगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो प्रॉपर्टीज हैं ये रेजिस्टेंस की। तीसरी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी प्योर मेटल का रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज इंक्रीजेज वेरी स्लाइटली विद राइज इन टेम्परेचर। अब एलॉयज क्या है, यहाँ पर एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज मिलकर बने होते हैं मेटल से, ठीक है ना। मेटल्स का तो एकदम से इंक्रीज हो जा रहा है टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है एकदम से, लेकिन एलॉयज जो कि किससे मिलकर बने हैं, मेटल से ही बने हैं, मेटल से मिलकर बने हैं, इनका स्लाइटली इंक्रीज होता है। कैसे, इनमें एक्सेप्शन है दो के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज सच एज मैग्नीन और नाइक्रोम। मैग्नीन और नाइक्रोम दो ऐसे एलॉयज हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस अनअफेक्टेड रहता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, अनअफेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट, एलॉयज हैव हायर रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स विच हैड फॉर्म्ड एलॉयज। दैट मीन्स एलॉयज जो कि मेटल से मिलकर के बने हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हाइयर रेजिस्टेंस है, जबकि वो मेटल से मिलकर ही बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज दिस इज कॉज नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीटर्स, टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक फैंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टिविटी। अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड कर सकता है, उसी से हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को। सो उनको कंक्लूड करते हैं जो पॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, मान लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर हमने ले लिया है, ठीक है, दिस इज ए कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करे, इलेक्ट्रॉन्स जिसमें से ईजिली फ्लो हो जाए, ठीक है ना। तो ये कोई कंडक्टर हमने ले लिया है, इसकी एल क्या है, लेंथ है, एल इसकी लेंथ है, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी फैक्टर्स में, वो क्या पढ़ी रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले ये पढ़ी हमने, ठीक है ना, नंबर 1। एक बात, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे इसकी कंडक्टर की, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते चले जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। दिस इज सेकेंड। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो कॉमन है ना। इक्वेशन 1 and 2 को कॉमन कर दें, कंबाइन कर देंगे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, ये बन जाएगा कंबाइन करने से, विच इम्प्लाइज, अब हमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है। जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ हम कौन सा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल को हटाया, इक्वल टू का साइन आया, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराया रो, रो एल अपॉन ए। Here this rho is known as resistivity, constant of resistivity। इस रो को ही हम रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं। तो यहाँ से रो निकाला जा सकता है कि नहीं, यस, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये हो गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब हम इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रो ही लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, रो। दिस विल बी इक्वल टू, कैसे पता करें, हमें सबकी यूनिट्स पता है। देखो रो की अगर हमें निकालनी है तो रो इज इक्वल टू है कितना, आर इंटू ए अपॉन एल है, आर इंटू ए अपॉन एल है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमें पता है ओम, ठीक है, इंटू एरिया की यूनिट कितनी होती है, मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की कितनी होती है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, क्या बचा ओम
मीटर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओम का सिंबल ये होता है मीटर, ठीक है। दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ स्पेशल कंडीशन ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी हमने रेजिस्टिविटी को निकाला, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर के इक्वल हो जाए? कि कब रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रो से, रेजिस्टिविटी को रो से और रेजिस्टेंस को आर से। तो अगर मुझे रो को 1 करना है, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स एरिया should be equal to 1 meter square and length should be equal to 1 meter. Then if area 1 meter square, length 1 meter, then rho यानी resistivity will be equal to R. रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अगर हमें रेजिस्टेंस के इक्वल करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये कंडीशंस अप्लाई करनी होगी, ठीक है ना। दिस इज स्पेशल कंडीशन, ओके।